आज बात इंटरनेशनल दंगल की, जिसे सुलझाने के लिए बातचीत का अखाड़ा इस्लामाबाद में सजाया गया, लेकिन पसोपेश सस्पेंस के बीच बिना फैसले के खत्म हो गया। 21 घंटे चली लंबी कूटनीतिक कुश्ती, एक तरफ अमेरिका और दूसरी तरफ ईरान, लेकिन नतीजा वही ढाक के 3 पार। अमेरिकी टीम की कमान उपराष्ट्रपति जेडी वेंस संभाल रहे थे। उनके बड़े दावे थे, ऑफर के साथ वो पहुंचे, लेकिन ईरान ने वो सारे बड़े दावे धुआं कर दिया। न अमेरिका की शर्तें मानी और ना ही उसका प्रस्ताव स्वीकार किया। यानी जिस मुद्दे पर जंग से पहले बात अटकी थी, वही इस्लामाबाद टॉक्स में दरार बनकर खड़ी हो गई। यानी ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम, जिस पर अमेरिका और ईरान अड़ गए। अब सवाल सीधा ये है कि क्या ईरान अमेरिका के बीच सीजफायर अपने समय सीमा से पहले ही खत्म हो सकता है? और अगर सीजफायर 2 हफ्ते तक जारी भी रहा तो आगे होगा क्या? क्या मिडिल ईस्ट में फिर से मिसाइलें और ड्रोन आग बरसाएंगी? क्या दुनिया फिर से अमेरिका ईरान के बीच जंग के मुहाने पर खड़ा हो गया है? ये 21 घंटे सिर्फ घड़ी की सुइयों में नहीं बीते। ये 21 घंटे दुनिया की धड़कनों पर गुजरे। हर पल उम्मीद थी कि शायद कोई रास्ता निकलेगा, लेकिन जब आखिरी दरवाजा खुला तो बाहर आई निराशा। इस्लामाबाद में अमेरिका ईरान की वार्ता में दोनों देशों के अपने अपने तर्क थे। एक दूसरे पर दबाव था, पर जो नहीं था वो था नहीं झुकने का इरादा। और जब इरादे पत्थर बन जाएं, वहां समझौता अक्सर टूट जाते हैं। Bad news is that we have not reached an agreement. अमेरिका के राष्ट्रपति जेडी वेंस लौट गए बिना किसी समझौते के, और ईरान वहीं खड़ा रहा अपने फैसले पर अडिग। हालांकि वेंस ने कहा कि आगे समझौते की संभावना पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि हम उन्हें फाइनल ऑफर देकर जा रहे हैं। अब देखना है कि ईरान इसे मानता है या नहीं। असल में सारा मामला वहीं आकर अटक जाता है जहां फरवरी में अटका था। अमेरिका चाहता है कि ईरान अपना परमाणु प्रोग्राम हमेशा के लिए बंद कर दे। साथ ही युद्ध के दौरान ईरान के कंट्रोल वाले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल दिया जाए। अमेरिका की ये शर्तें ईरान को कबूल नहीं। यही वजह है कि बातचीत की डोर इस्लामाबाद टॉक्स में टूट गई। जबकि ईरान चाहता था कि अमेरिका उसकी संपत्ति जो फ्रीज कर रखा है उसे छोड़ दे, लेकिन अमेरिका इस पर तैयार नहीं हुआ। अमेरिका ईरान की बातचीत का किसी नतीजे पर ना पहुंचना मेजबान पाकिस्तान के लिए भी बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि इसके जरिए वो अपनी छवि अमन परस्त बनाने में लगा हुआ था। हालांकि पाकिस्तान को अब भी उम्मीद की किरण नजर आ रही है। इस बीच अमेरिका में ट्रंप के अपने तर्क हैं। ट्रंप को लगता है कि 39 दिनों की भीषण बमबारी और 13,000 ठिकानों को तबाह करने के बाद ईरान डर जाएगा, और यही राग आज भी वो अलाप रहे हैं। And I was surprised to see it, and so was everyone else. But we have they're very much in mind in the discussions. So the discussions took place yesterday. They went into yesterday evening. They want very much to make a deal. We'd like to make a deal too. We're going to get together today by probably phone, because it's very hard to find a country. It's very hard for them to get out, I guess. But we'll at some point very, very soon meet. We're doing a 5-day period. We'll see how that goes. And if it goes well, we're going to end up with settling this. Otherwise, we'll just keep bombing our little hearts out. अब ट्रंप के सामने जो रास्ते हैं वो काफी पेचीदा है। एक रास्ता है कि वो ईरान के साथ फिर से वैसी ही लंबी बातचीत शुरू करे जैसी ओबामा के दौर में हुई थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि उस समय एक डील होने में पूरे 2 साल लग गए थे। ट्रंप को ऐसी लंबी बातें पसंद नहीं। सवाल सिर्फ अमेरिका और ईरान का नहीं है, सवाल पूरी दुनिया का है। दूसरा बड़ा खतरा तेल और महंगाई का है। दुनिया के कुल तेल का 20 से 30% हिस्सा जहां से गुजरता है, उस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर फिलहाल ईरान की धमक है। सबसे बड़ी टेंशन की तारीख है 21 अप्रैल। इसी दिन 2 हफ्ते का युद्ध विराम खत्म हो रहा है। अगर फिर से मिसाइलें चली तो आग सिर्फ सरहदों तक नहीं रुकेंगी, उसकी तपिश हर बाजार, हर घर तक पहुंचेगी। बेशक इस बार कामयाबी नहीं मिली, लेकिन अमेरिका ईरान अगर एक-एक कदम पीछे हट जाए तो दुनिया खौफनाक खतरे और संकट से बच जाएगी। आज तक ब्यूरो। जल्दी से आज के दंगल के क्या सवाल रहने वाले हैं वो आपको बता दें। क्या इस्लामाबाद की नाकाम बातचीत के बाद अब जंग ही आखिरी रास्ता है? ये हमारा पहला बड़ा सवाल। क्या ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम ही अमेरिका ईरान के बीच एक बड़ी दीवार है? क्या हॉर्मोज की वजह से सिर्फ तेल गैस संकट और महंगाई की आग भड़केगी? ये हमारा तीसरा बड़ा सवाल है। और मेहमानों से आपका तारुफ कराते हैं। हमारे साथ हैं रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी साहब, इस वक्त हमारे साथ हैं। सुशांत सरीन सामरिक विशेषज्ञ हैं, वो हमारे साथ हैं। सैयद जमीर अब्बास जाफरी प्रोफेसर हैं, ईरान से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं।
और आरजू काजमी है हमारे साथ, पत्रकार इस्लामाबाद से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और शाइन कृष्णा इंडियन अमेरिकन इन्फ्लुएंसर है, कैलिफोर्निया से हमारे साथ हैं। सबसे पहले सुशांत सिंह, बड़ा सवाल तो ये है कि अब आगे होगा क्या? क्या अब युद्ध ही एक विकल्प बचा है? क्योंकि हम जहां पहले थे, यानी युद्ध शुरू होने के बाद जो आप मांग रहे थे, क्योंकि ईरान कह रहा है ना, जो आपको तब नहीं मिला, जो आप युद्ध में हासिल नहीं कर पाए, आप टेबल पर हासिल करना चाह रहे हैं अब। नहीं, देखिए, मुझे नहीं लगता कि सिर्फ युद्ध ही विकल्प है। अभी एक पड़ाव आया है। अभी देखते हैं, अगले चंद दिनों के अंदर अंदर बात मेरे ख्याल क्लियर हो जाएगी कि अगला कदम जो होगा वो युद्ध होगा, या जो कूटनीतिक तौर पर कोई समझौते की अभी भी उम्मीद है कि नहीं। अब मुझे लगता नहीं है कि उम्मीद कोई बहुत ज्यादा बांधनी चाहिए, क्योंकि अर्पिता देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है। दो तीन फंडामेंटल अब सवाल खड़े हो चुके हैं। एक तो जो ईरान का परमाणु प्रोग्राम है उसको लेकर के है। अब अमेरिका ये चाहता है कि जो 2016 में उन्होंने समझौता तय किया था उससे भी आगे बढ़ करके कोई नया समझौता हो, और वो ये मानता है कि हमने इतना तहस नहस कर दिया ईरान को कि वो घुटनों के बल आ चुका है। अमेरिका अपनी विजय मान रहा है, ईरान अपनी हार स्वीकार नहीं कर रहा, और उसके कई सारे कारण हैं। और ईरान अब ये कह रहा है, जो आपने अभी शुरू में कहा कि भाई आप युद्ध तो लड़ के आपने देख लिया, युद्ध से तो आप ले नहीं सके, तो अब आप कूटनीति से वो सब कुछ हमसे कैसे लेना चाहते हैं जो आप युद्ध से नहीं ले सके। और जो चीजें हम पहले मेज पर आपको देने को तैयार थे, आपके युद्ध करने के बाद वो हम आपको क्यों दें जबकि हम ले नहीं सकते। तो एक तो ये मसला है। दूसरी प्रॉब्लम जो शुरू हुई है वो हॉर्मुज को लेकर के हुई है। अब ईरान ने एक लिहाज से अपनी इजारादारी वहां पर जमा दी है, और वो उसको छोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि अब उसको ये पता है कि ये तो एक ऐसा ऑप्शन मेरे हाथ में है कि मैं सारी दुनिया को इसके तहत इसको कब्जे में ले सकता हूं। लेकिन शायद कहीं ना कहीं ईरान भी अपना जो हैंड है ना ओवर प्ले कर रहा है, एक ऐसी बाजी खेल रहा है जिसके शायद सारे पत्ते उसके पास नहीं है। तो ओवर प्लेइंग योर हैंड वाला जो कॉन्सेप्ट है वो ईरान के साथ भी कहीं ना कहीं हो रहा है। और अमेरिका के साथ ये है कि अगर अब वो कोई चीज करना चाहता है तो क्या वो दोबारा से जंग शुरू करेगा, क्योंकि अगर दोबारा से युद्ध शुरू हुआ तो वो उस कगार पे नहीं रहेगा जहां पर पहले खत्म हुआ था, वो और ज्यादा भीषण होगा। और ईरान की भी जो प्रतिक्रिया होगी, जितनी भी उसकी क्षमता है, वो भी और ज्यादा भीषण होगी, और कहीं ना कहीं ये युद्ध फैल भी सकता है, इसमें और देश भी जुड़ सकते हैं। और जो सारा का सारा खित्ता है और जो उसकी इंपॉर्टेंस है तेल के बाजार को लेकर के, या बाकी सारे जो मिनरल्स हैं, गैसेस हैं, उसको लेकर के उस पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो जाएगा। तो युद्ध कोई आसान विकल्प नहीं है। ये तो सुशांत सरीन, ये तो अमेरिका और इजराइल को पहले भी सोचना चाहिए, क्योंकि आप बातचीत की टेबल पर वही बात कर रहे हैं जिसके लिए आपने युद्ध छेड़ा, और एक बार फिर से आप कह रहे हैं कूटनीति से ही हल निकलेगा। तो जब कूटनीति से ही हल निकलना था तो ये इतने दिन की जो वॉर खिंची, इतना नुकसान हुआ, जान माल का, लोग मरे, वो क्यों? अर्पिता, युद्ध इसलिए भी होता है अक्सर, क्योंकि जो युद्ध लोग करते हैं, छेड़ते हैं, उनकी जो कैलकुलेशन होती है वो ये होती है कि हम युद्ध छेड़ेंगे और जो कुछ हम चाहते हैं उससे मिल जाएगा। यानी आंक नहीं पाया अमेरिका और इजराइल ईरान को नहीं आंक पाए, सीधा सा मतलब ये है सर? क्लियरली जो उन्होंने सोचा था कि हम बमबारी करेंगे, उनकी सारी लीडरशिप को तहस नहस कर देंगे, चंद दिनों के अंदर ईरान घुटनों पे आ जाएगा, वो नहीं हुआ। ठीक है, ठीक है। देखिए, आ गया होता तो फिर अमेरिका ऐसे गुहार लगा करके बातचीत की वो क्यों कर रहा? एग्जैक्टली। लेफ्टिनेंट जनरल कुलकर्णी साहब, सर देखिए, ईरान से जंग जब लड़ी गई तो ट्रंप के 3 लक्ष्य थे: परमाणु कार्यक्रम खत्म करना, बैलिस्टिक मिसाइल क्षमता को सीमित करना, ईरान में सत्ता परिवर्तन। क्या कुछ भी हासिल हुआ? अर्पिता जी, सबसे पहले तो जब भी कोई समझौता करना हो, बहुत जरूरी है विश्वास। अगर विश्वास नहीं है एक दूसरे के ऊपर तो आप किसी भी समझौते के ऊपर नहीं आ सकते। ये कूटनीति है, ये बिजनेस डील नहीं है। हर वक्त डील और डील के ऊपर, ये कोई बिजनेस नहीं है। ये इसमें मैं कहूँगा ईरान एक पुरानी सभ्यता है, और उस सभ्यता को हम लोगों को जरूर विश्वास में लेना पड़ेगा। अगर हम विश्वास में नहीं लेंगे और इसी तरीके से एक दूसरे के ऊपर शक की निगाह से देखेंगे तो कभी भी कोई समझौता नहीं होगा। जहां तक उनकी शर्तें थी, मुझे लगता है कहीं ना कहीं
ईरान इस वक्त, क्योंकि अगर हम देखें वापस, अगर हम कहें कि अगर ईरान चाहता, शुरुआत में कहता 27 फरवरी 2026 की जो स्थिति थी, उस स्थिति में आने के लिए हमें कोई ऐतराज नहीं, हम आते हैं, लेकिन आप हमें बताइए, आपने जो नुकसान किया है उसकी भरपाई कौन करेगा? आपने जितना इतना लाखों करोड़ों अरबों डॉलरों का जो नुकसान ईरान ने किया है, उसकी भरपाई कौन करेगा? फिर अमेरिका के बात बनती कि अमेरिका क्या कहता है, क्योंकि शुरुआत में अगर हम देखें 27 फरवरी तक जो ओमान कह रहा था कि न्यूक्लियर के ऊपर तकरीबन बात बन चुकी थी, और इतना होने के बावजूद भी अमेरिका ने और इजराइल ने ईरान के ऊपर हमला किया। लेकिन आज पता चलता है कि शायद 27 फरवरी को वो बात बनी नहीं थी, क्योंकि न्यूक्लियर को लेकर के जिस प्रकार से आज भी अनबन है, वो अनबन आज भी है। दूसरी बात, स्टेट ऑफ हॉर्मुज 27 फरवरी को स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुला था, 28 फरवरी के बाद की बात है। अगर स्टेट ऑफ हॉर्मुज, अगर ईरान कहता हम खोल देते हैं, ईरान का एक ही मकसद था कि जो दो शर्तें हैं, सबसे बड़ी शर्त जहां तक बात है न्यूक्लियर के ऊपर, न्यूक्लियर तो चलो ईरान को कोई भी आगे नहीं जाने देगा, चाहे ईरान कुछ भी कर ले। एक बात तो भाई, स्टेट ऑफ हॉर्मुज यस वेपनाइज करने की काबिलियत है, वो कर रहा है और वो भरपाई करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अगर ईरान शुरू में ही कहता कि हम आपकी दो शर्तें मानने को तैयार है, पहले हमें आप ये बताइए आप हमारी भरपाई कैसे करेंगे, आपके पास क्या रास्ते हैं भरपाई करने के लिए? आपने हमारे इतने लोगों को मार दिया, हजारों लोगों को मार दिया, बेघर कर दिया, 13 से 15 हजार टारगेट बर्बाद कर दिए, अरबों डॉलर का नुकसान कर दिया, 500 अरब डॉलर का तो उनका कॉम्पनसेशन चाहिए उन्हें। सर मैं जरा इस पे ना एक क्लियर तस्वीर चाहती हूँ, क्योंकि इस वक्त जितने लोग हैं, चाहे वो भारत के हों, विश्व में कहीं बैठ के इस समय टीवी देख रहे हों, सबके मन में एक ही सवाल है, और वो सवाल ये है कि अब आगे क्या होगा? सीजफायर जो वक्त तय था उससे पहले टूट जाएगा, या आगे और सीजफायर होगा, या बातचीत में कहीं कोई हल निकलेगा? ये कितने दौर की बातचीत होगी? जब तक ये बातचीत होगी, क्या कब तक युद्ध नहीं होगा? जरा इसको थोड़ा स्पष्ट कीजिए सर, क्या लगता है आपको? देखिएगा, तो मेरा ये मानना है कि आगे लड़ाई नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? कारण है, अब यूएसए को मालूम है कि उसकी हद और कितनी हिम्मत है और वो कहां तक जा सकता है।